नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर कृतिका चौबे स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के कार्यक्रम जनता की बात में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाएं प्रत्येक समाज में एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी गई हैं और आज भी देखा जाता है कि वह सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। तो इसी विषय पर आज का हमारा विषय रहेगा ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुषमा मिश्रा को, जो कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। साथ ही हमारे साथ हैं सुधा बघेल जी, जो कि महिला सशक्तिकरण में एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत हैं। आप दोनों का हमारे विषय में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की बात एक सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो आप हमारे आज के विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर होगा 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो मैम, चर्चा की शुरुआत आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में इसका क्या उद्देश्य है और ये किस तरह काम कर रही है। कृतिका जी, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2012 से संचालित मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जी, जो कि मध्य प्रदेश के समस्त 52 जिलों के 313 विकासखंड एवं समस्त ग्रामों में संचालित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण वंचित महिलाओं को स्वसहायता समूह एवं उनके उच्च स्तरीय परिसंघों के रूप में सामुदायिक संस्थाओं में संगठित कर उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना है। अच्छा मैम, इस मिशन के अंतर्गत जो भी समूह बनाए जाते हैं तो महिलाओं को इससे किस तरह फ़ायदा प्राप्त होता है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक समूह मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संगठित किए गए हैं, जिसमें 51,63,000 से ज़्यादा महिलाएं एक मौन क्रांति की शुरुआत कर चुकी हैं सशक्तिकरण की। इन स्वसहायता समूह का जो गठन होता है, किसी भी ग्राम स्तर पर एक सर्वेक्षण हुआ था कृतिका जी वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा, जिसे हम सेक्स सर्वे कहते हैं। अच्छा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना। अच्छा। इसके अंतर्गत 7 प्रकार की वंचन सूची रखी गई है। इन संकेतकों में यदि कोई भूमिहीन है, भूमि है किंतु ऊसर है, बंजर है, निराश्रित है, आश्रय विहीन है, एक कमरे का कच्चा मकान है, परिवार में कोई भी पुरुष नहीं है, महिला मुखिया परिवार है, निःशक्तता या दिव्यांगता का कोई परिवार में किसी प्रकार की दिव्यांगता है जी, या महिला परित्यक्त विधवा निराश्रित किसी श्रेणी में आती है, तो इस प्रकार के किन्हीं भी श्रेणी में आने पर एक भी वंचन सूचक यदि वो परिवार तय करता है तो वो हमारा लक्षित परिवार होता है। पर इस योजना की खूबसूरती ये है कि यदि सेक्स सूची में किसी कारणवश वो परिवार छूट गया था, उस सर्वेक्षण के दौरान वो पलायन पर था, या उस परिवार के सदस्य किन्हीं कारणों से सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं हो पाए, तो आजीविका मिशन के जो ग्राम स्तरीय परिसंघ हैं, जिन्हें हम ग्राम संगठन कहते हैं, वो PIP पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर मीन्स सहभागी पद्धति से गरीबों द्वारा गरीबों की पहचान, वो स्वतः खुली आंख से यदि देखती हैं कि कोई दीदी भूमिहीन है, निराश्रित है, परिवार में कोई भी कमाऊ व्यक्ति नहीं है, और कोरोना अवधि में हुआ, बहुत सारे लोग पलायन से वापस आए। बिल्कुल। तो जब वो अपने गांव वापस आए तो उनके पास ना तो रोजगार के अवसर थे, ना आश्रय था, क्योंकि एक जमी हुई व्यवस्था को वो छोड़कर आए थे, और सर्वेक्षण में भी उनका नाम नहीं था। तो ये सबसे बड़ा मजबूत पहलू या पक्ष बनकर उभरा ग्राम संगठन स्वसहायता समूह का जो प्राथमिक परिसंघ है। उनने इन बहनों की पहचान की और इन वंचित बहनों को PIP प्रक्रिया के माध्यम से स्वसहायता समूह में सदस्यता दी। तो ये 2 तरीके हैं जिससे समूह में सदस्यता प्राप्त की। अच्छा मैम, ये जो महिलाओं का समूह बनता है तो इसमें कई नियमों का भी पालन करना पड़ता होगा, तो वो नियम कौन से हैं हमारे दर्शकों को बताएं। किसी भी स्वयं सहायता समूह को जिस प्रकार जीवन में नियम आवश्यक हैं, समाज के संचालन के लिए नियम आवश्यक हैं, प्रकृति में नियम होते हैं, उसी प्रकार से एक स्वसहायता समूह को या उसके उच्च स्तरीय परिसंघों को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए समूह की बहनों ने, हम उन्हें दीदी कहते हैं, अच्छा, हमारी दीदियों ने स्वयं अपने कुछ नियम रखे हैं। आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारी समूह की बहनें 13 सूत्रों का पालन करती हैं, जिनमें जो प्रथम पंचसूत्र है, अच्छा, नियमित साप्ताहिक बैठक, अच्छा, नियमित बचत, इसमें नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित लेन देन, नियमित ऋण वापसी एवं नियमित साप्ताहिक दस्तावेजीकरण,
ये 5 स्वसहायता समूह के संचालन के लिए आधारभूत हैं एवं बेहद आवश्यक हैं। ये समूह की रीढ़ कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो सूत्र हैं 8, वो किसी भी समाज और गांव के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण का नियमित पालन, अच्छा, समयानुसार अनिवार्य शिक्षा का पालन, पात्रता तक पहुंच, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ सक्रिय भागीदारी, संवहनीय आजीविका, अच्छा, नगद रहित व्यवहार, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कारों का संरक्षण। मैम ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं हमारे साथ। प्रदीप जी पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर कृतिका एंड एवरीवन, हेलो मेरा प्रश्न डॉक्टर मिश्रा से है। मैडम ये बताइए कि आप किस तरह के ग्रामीण विकास की बात कर रही हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास में क्या चाहती हैं आप, तब पता चलेगा कि महिलाएं किस तरह से अपना रोल अदा कर सकती हैं। और उसमें भी 2 बातें हैं, ग्रामीण विकास में शहरी महिलाओं की भूमिका और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका। मुझे लगता है ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थोड़ा एनलाइट करिए जरा प्लीज, है ना। जी, बहुत ही अच्छा बहुत प्रश्न किया है धन्यवाद आपने। आपका सवाल पूछने के लिए। धन्यवाद। आपने जैसा कि पूछा कि ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका एवं शहरी महिलाओं की भूमिका, तो जब आजीविका मिशन, मैं अपनी योजना से जुड़कर जिस योजना में मैं कार्यरत हूँ उसके संदर्भ में ही इस प्रश्न की व्याख्या करना चाहूँगी कि जब आजीविका मिशन की शुरुआत हुई तो शहरी महिलाओं की भूमिका ये थी कि उन महिलाओं को जाकर जागरूक करें, इस योजना के बारे में जानकारी दें, उनको आधारभूत रूप से इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वो अपने दरो दीवार से, अपने दरवाजे से, अपने आंगन से बाहर आएँ और स्वसहायता समूह की सदस्यता प्राप्त कर अपनी गरीबी की लड़ाई में अपनी सशक्तता के साथ खड़ी हो सकें। तो एक वक्त वो था जब वो बहन जानी जाती थी किसी और के नाम से, जब वो अपना परिचय देना नहीं जानती थी, जब वो अपने घर से निकलने पर भयभीत होती थी या एक दरवाजे पे दस्तक भी होती थी तो अंदर से आवाज़ आती थी घर में कोई नहीं है, या घर के बड़े जो भी मालिक हैं वो नहीं हैं, जब वो होंगे तो आइएगा। आज जब 10 वर्ष बीत चुके हैं तो वो महिलाएं 51,63,000 दीदियां जो हैं हमारी, वो 4.25 लाख से अधिक समूहों में जुड़ गई हैं। अच्छा। उनके उच्च स्तरीय परिसंघ बन चुके हैं, 1350 से अधिक संकुल स्तरीय संगठन है जो 25 से 30 गांवों में कार्यरत होते हैं जी। और इस प्रकार से 40,000 से ज़्यादा ग्राम स्तरीय संगठन है। अच्छा, ये सभी बहनें सशक्तता के साथ अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रही हैं। आपने प्रश्न किया कि इनका विकास कैसे, तो जब ये समूह में जुड़ती हैं तो ये स्वयं अपनी बचत करती हैं। जो एक समूह में 10 से 15 दीदियां होती हैं और जो सबसे कम बचत करने की आर्थिक क्षमता वाली बहन होती है उसको ध्यान में रखकर ये अपनी बचत तय करती हैं, 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये साप्ताहिक। यदि 10 रुपये की बचत है और 40 रुपये महीने की एक दीदी की बचत, तो इस प्रकार से पूरे समूह की बचत जो होती है उसके बाद 3 माह उपरांत इन्हें वित्तीय सहयोग मिलता है और ये स्वयं की आजीविका गतिविधियां करती हैं। आज हमारी दीदियां बेहतर आजीविका गतिविधियां कर रही हैं, न सिर्फ स्वयं अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उन्हें रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराया है और सशक्तता का पर्याय बन रही हैं। जैसा कि आपने मैम आपने बताया, तो वैसे ही एक प्रेरणा की स्रोत एक दीदी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका कैसा रहा उनका ये पूरा सफ़र। आजीविका मिशन आपके गांव में किस तरह आया और इससे क्या क्या बदलाव आए? नमस्कार सभी को, मेरा नाम है सुधा बघेल जी। और मैं बड़वानी जिले के राजपुर ब्लॉक के ग्राम सन गाँव से हूँ। अच्छा। और मेरे CLF का नाम है जागृति संकुल स्त्री संघ, उसमें मैं सचिव हूँ और बुक कीपर भी हूँ। आपके गांव में क्या बदलाव आया जब महिलाएं इस समूह से जुड़ी? हमारे गांव में पहले तो समूह से नहीं जुड़े थे, तब तो कोई महिलाएं ये नहीं जानती थी कि राजपुर क्या, मतलब राजपुर बाजार कौन जाता है? जी जी, पुरुष, महिलाओं को कोई लेना देना नहीं उससे रहता था। तो वो उसको कोई लेना देना नहीं रहता था। फिर समूह में जुड़े वो 3 समूह से हमारे गांव में ग्राम संगठन का गठन किया गया। अच्छा। हमारे गांव में सभी लोग बोलते थे हमको कि ये 3 समूह बन गए, इसके बाद में कोई समूह नहीं यहाँ पर बनेगा। अच्छा। पर हमने 3 समूहों ने लगातार मेहनत करी। जो हमारे गरीब परिवार दीदियाँ थी उनको हमने गतिविधियों के लिए ऋण दिया और वो दीदियों ने गतिविधि शुरू की। अच्छा। तो हमारी दीदियों ने गतिविधि शुरू करने के बाद में वो आगे बढ़ने लगी, तो हमारे यहाँ पर आज 13 समूह है। ये सब हमारे जो आगे बढ़ने का परिणाम है, अच्छे काम करने का परिणाम है। बहुत अच्छी बात बताई। हमारे साथ यहाँ बैठी मैडम हैं, उन्होंने अब हम जानना चाहेंगे मैम कि जो आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाएं जो समूह से जुड़ती हैं तो उनको क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है?
देखिए, आजीविका मिशन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो प्रशिक्षण ही है, क्षमतावर्धन। हमारे सामने एक उदाहरण मौजूद है। जी जी बिल्कुल। इस तरह से सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर स्वसहायता समूह गठन अवधारणा प्रशिक्षण होता है, जी। जिसमें गरीबी से किस प्रकार बाहर आया जा सकता है और स्वसहायता समूह की इसमें क्या भूमिका होगी, जी। या महिलाओं को समूह में क्यों सम्मिलित होना चाहिए, इसकी समझ भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। पंचसूत्र पर प्रशिक्षण, 13 सूत्र पर प्रशिक्षण, 30 बिंदु जो इनके मार्गदर्शी बिंदु हैं कि डूज एंड डोंट्स इन्हें हम कहते हैं कि अच्छा। क्या करना है और क्या नहीं, उस पर प्रशिक्षण। दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कि इनको अपने रिकॉर्ड्स 100-200 का लेन देन हो, लाखों का लेन देन हो, जैसे दीदी ने कहा कि मैं बुक कीपर भी हूँ। अच्छा। एक 8वीं पास महिला राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षक है, जी। जो कि पुस्तक संधारण का कार्य अन्य राज्यों में जाकर सिखाती हैं। जी। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ से महिलाएं अपने गांव, अपने आंगन से बाहर नहीं आती थी, आज वो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा में जाकर सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के रूप में, अच्छा। अर्थात समुदाय की वो महिला जिसने अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव किए, समूह से जुड़कर स्वयं को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। तो इस तरह के समुदाय स्रोत व्यक्ति की भूमिका, दायित्व, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, ग्राम संगठन अवधारणा प्रशिक्षण, संकुल स्तरीय अवधारणा प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, अच्छा। संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, तो ऐसे कई प्रशिक्षण दिए जाते हैं महिलाओं ऐसे को, जब सैकड़ों समूह- प्रशिक्षण सैकड़ों होते हैं। प्रशिक्षण दिए जाते हैं। मैम, प्रशिक्षण की बात कर रहे थे तो कहा जाता है कि यदि एक माँ परिवार में आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। तो मैम, इस तरह जब महिला एक समूह से जुड़ती है तो परिवार को किस तरह लाभ पहुँचता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया कृतिका जी आपने। यदि एक परिवार में माँ आगे बढ़ती है तो निस्संदेह वो परिवार आगे बढ़ता है और इस प्रकार से पूरा समाज विकसित होता है। जब हमारी दीदियाँ समूह से जुड़ी, छोटी छोटी बचत करना शुरू की, उन्हें लेन देन शुरू किया, वो 100-200 की राशि बढ़ते बढ़ते आज मनावर विकासखंड धार, जिले धार का एक नवशक्ति CLF है, जिसका मैं उदाहरण यहाँ पर सभी को देना चाहूँगी। वर्ष 2014 से 16 के मध्य उन्हें 50 लाख रुपए कुल पूंजी मिली थी और लेन देन कर कर आजीविका गतिविधियों का संचालन कर आज उनके पास वह पूंजी 3.5 करोड़ रुपए के रूप में है। एक बहन जो स्वयं, यदि उनके पास एक आजीविका गतिविधि पंजी होती है उनके ग्राम संगठन पर, अब प्रश्न उठता है ग्राम संगठन क्या है, तो स्वसहायता समूह जितने भी गाँव में बनते हैं, गरीब बहनों को जोड़कर जितनी भी ज़रूरतमंद बहनें हैं वो समूह की सदस्यता लेती हैं। 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनता है। इस प्रकार से उस गांव में जितनी भी ज़रूरतमंद बहनें हैं, जब उनका समूह बन जाता है तो उन सारे समूहों को मिलाकर बनता है उस गांव का ग्राम संगठन, जिसे हम प्राथमिक परिसंघ कहते हैं। और इस ग्राम संगठन के पास होती हैं वो पंजी, वो रजिस्टर्स, जिसमें ये जानकारी संधारित करती हैं दीदियाँ कि उनके परिवार में कौन सी गतिविधि अभी है, जिस दिन समूह से जुड़ी उसके वो खुद क्या कर रही थी, यदि श्रमिक थी, मजदूरी कर रही थी, पति भी वही कर रहे थे, तो उसके बाद समूह से ऋण लेकर उसने स्वयं मनिहारी का काम शुरू किया, पति को किराने की दुकान खुलवाई या कोई और कार्य से लगाया, या उसके पास कोई हुनर था, वो मैकेनिक का काम करता, उसे उसकी ट्रेनिंग दिलाकर स्वरोजगार से जोड़ा। परिवार में जितने लोग उतने काम, बिल्कुल। और इस प्रकार से आजीविका गतिविधि जो पंजी है, इसका उद्देश्य, आजीविका मिशन का उद्देश्य कि प्रत्येक परिवार की आय माह की कम से कम 10,000 रुपए और सालाना 1,20,000 के लगभग। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। सुधा जी, आपसे पूछेंगे, जिस तरह हम जान रहे थे आपसे कि आप 8वीं पास हैं, मगर आज आप कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं, तो कैसी रही आपकी ये जर्नी? क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। पहले शुरुआत में तो समूह से नहीं जुड़ी थी जी। तब तो गरीबी का सामना करना पड़ा जी। कभी किसी के पास हम 20 रुपये भी मांगने के लिए जाते थे तो कोई नहीं देने के लिए तैयार होता था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ये कहाँ से देंगे। उसके बाद में हमारा 2012 में आजीविका मिशन आया। जब हमारी दीदियों ने हमको बोला कि तू भी समूह से जुड़ जा, तो उस समय मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं 10 रुपये सप्ताह भी नहीं बचत कर सकती थी। फिर भी मैंने मेरे भाई के पास से लेके 10 रुपये वहाँ पर जमा करके मैं समूह में जुड़ गई। फिर मेरे को बोला गया कि आपको दीदी बुक कीपिंग के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए जाना पड़ेगा बड़वानी। तो मेरे को डर लग रहा था, मैं पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी और क्या करूँगी। पर मेरे पास हौसला था, मैंने मेरे अंतर आत्मा को बोला कि नहीं, आगे बढ़ना है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो फिर मैं बड़वानी चले गई और वहाँ पर मेरे बच्चे को लेके मैं गई थी, प्रशिक्षण लिया जैसे तैसे। एक दीदी ने मेरे को बोला कि दीदी अगर जीवन में आगे बढ़ना हो तो बच्चों का लाड़ छोड़ दो। तो उसकी बात तो मेरे को बहुत चुभी। मैंने सोचा कि हाँ, मेरे को बढ़ना है।
बाद से लेके आज तक मैं प्रशिक्षण में पहले तो लेने जाती थी, पर आज देने जा रही हूँ। मेरा लड़का अभी हॉस्टल में पढ़ता है 6ठी में, पर उसको मैं कभी नहीं ले गई। और मेरी मेहनत और हमारे आजीविका मिशन की देन कि मेरे जैसी कम पढ़ी लिखी दीदी को इतना सशक्त तक बना दिया उन्होंने, प्रशिक्षण दिला दिला के कि मैं हिमाचल प्रदेश में वेरी नाइस जैसे शब्द को समझी और सीखी कि वेरी नाइस बार बार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो अपन अच्छा काम करें ना। बिल्कुल, आप वाकई में एक प्रेरणा की स्रोत हैं, क्योंकि जिस तरह आपने अपनी जर्नी बताई कि कहाँ आप 20 रुपए के लिए भी परेशान थी और आप आज करोड़ों का लेन देन कर रही हैं, तो आप बाकी सारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। और आपने अपनी जर्नी जिस तरह बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ सारी बहनें बहुत मोटिवेट होंगी। तो मैम, रोजगार उप समिति किस तरह काम करती है, हम ये जानना चाहेंगे। ग्राम संगठन जो कि प्राथमिक परिसंघ होते हैं आजीविका मिशन में, किसी भी ग्राम पर ग्राम संगठन में और संकुल स्तरीय संगठन में, जो कि 25 से 30 ग्राम संगठनों से मिलकर बनता है। इन दोनों ही स्तर पर 5 उप समितियां होती हैं। सामाजिक गतिविधि उप समिति, रोजगार उप समिति, बैंक लिंकेज व ऋण वापसी उप समिति, निगरानी उप समिति एवं आजीविका गतिविधि उप समिति। तो जैसा कि आपने पूछा कि रोजगार उप समिति कैसे काम करती है, तो ये प्रश्न बहुत ही उम्दा है। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि रोजगार उप समिति में इसी कार्यकारिणी की 3 या 5 सदस्य दीदियां सदस्य होती हैं। अच्छा। ये एक रजिस्टर संधारित करती हैं। उस रजिस्टर में ये जानकारी रखती हैं कि इनके गांव में कितने बच्चे, लड़के, युवा या युवती बेरोजगार हैं, अल्प शिक्षित हैं, शिक्षा छोड़ चुके हैं, किन्हीं कारणों से रोजगार करना चाहते हैं या स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके पास कोई कौशल, हुनर या अनुभव या रुचि, कई बार अनुभव ना हो तो रुचि होती है। तो इस प्रकार से किसी भी श्रेणी में यदि उस बच्चे का रुझान है, तो चूंकि वो अपने ही मोहल्ले टोले का बच्चा है, तो हमारी बहनों को बेहतर पता होती है कि कमला की बच्ची है या कांता का बेटा है, तो ये क्या काम करना चाहता है या किस तरफ इसका रुझान है। तो उस बच्चे का नाम, उसकी शिक्षा, उसका वंचन की श्रेणी क्या है, माता समूह में जुड़ी है क्या, किस समूह में जुड़ी है, ये पूरा ब्यौरा उसमें होता है। अच्छा। साथ ही वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, ये लिखा होता है। अच्छा। अब हमारे पास आजीविका मिशन का जो रोजगार एवं कौशल, आजीविका गतिविधि, जी आजीविका गतिविधि एक अलग पंजी है। अच्छा, एक अलग व्यवस्था है जी। वो मैं भिन्न तरीके से बता पाऊँ। रोजगार उप समिति जो होती है, उस रोजगार पंजी में वो संधारित करती है कि उस बच्चे को किस प्रकार के प्रशिक्षण या शिक्षण की आवश्यकता है या वो किस दिशा में बढ़ना चाहता है। यदि बच्चे, आपने देखा होगा आपके घर पे भी यदि कोई एसी बिगड़ता है या कूलर बिगड़ता है, तो हम कहते हैं अपने पड़ोसी से कि कोई किसी मैकेनिक को जानते हैं क्या। वहाँ हम किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नहीं बुलाते, किसी डिग्रीधारी को। और वो बच्चा कम दाम में वही कार्य करके जाता है गुणवत्तापूर्ण, सिर्फ एक प्रमाण पत्र के अभाव में। क्योंकि उसके कौशल को, उसके श्रम को वो मूल्य इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। आजीविका मिशन के माध्यम से ये दीदियां जिन बच्चों का सर्वे करके रखती हैं, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संगठन से होता हुआ आजीविका मिशन कार्यालय में ये जानकारी आती है कि किन बच्चों को किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 3 श्रेणियों में इन्हें नियोजित किया जाता है। अच्छा। RCT एक ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें ग्रामीण बेरोजगार युवा युवतियों को कौशल स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यदि वो मोटर बाइंडिंग या इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राइविंग, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहता है, बच्चियाँ ब्यूटी पार्लर, स्टिचिंग, जो भी टेलरिंग कोर्स करना चाहती हैं वो कोर्स करती हैं। वहाँ आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है और बैंकों के माध्यम से उन्हें ऋण मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार वो गाँव में रहकर ही अपना स्वरोजगार कर सकता है। DDUGKY एक स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके मार्फत बच्चों को प्रशिक्षण के साथ नियोजन की गारंटी है। अच्छा। यदि वो जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सारे एजेंसीज हैं जो हमारे साथ में टाई अप हैं और वो इनका सहयोग करती हैं इस चीज़ में। तीसरी व्यवस्था होती है रोजगार मेला या जॉब फेयर। कभी भी किसी गांव में जाकर कोई कंपनी कैंपस करेगी, ये तो कल्पनातीत है। बिल्कुल। लेकिन आजीविका मिशन के माध्यम से ट्राइडेंट कंपनी, वर्धमान नीटिंग, यानी ऐसे अनगिनत कंपनियां हैं जो गांव में आती हैं, उन अल्प शिक्षित बच्चों का कैंपस करती हैं। जनरली कैंपस सिलेक्शन हायर ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों के होते हैं जी। लेकिन यहाँ कैंपस ग्रामीण महिलाओं द्वारा रोजगार पंजी में पंजीकृत किए गए बच्चों के होते हैं। वो बच्चे स्वेच्छा से उन जगह जॉब नौकरियों पे जाते हैं जी। और वो बच्चे सतत वहाँ बने रहें, क्योंकि हमारे यहाँ वापस लौटने की एक जो बच्चों में होती है कि घर वापस आ जाए, उनसे हमारे आजीविका मिशन का अमला और हमारे जो ये कम्युनिटी फेडरेशन से ये सतत संपर्क में होते हैं, जीवंत संपर्क में होते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। इस प्रकार से एक परिवार को महिला स्वयं भी काम कर रही है, पति को भी ऑटो या रिक्शा किसी काम से लगाया हुआ है, बच्चों को भी रोजगार स्वरोजगार दिया हुआ है, तो जितने हाथ उतने काम। बिल्कुल। सुधा जी, जैसे कि आप एक प्रेरणा की स्रोत हैं, आप अन्य महिलाओं को अपने गांव की या दूसरे गांव की आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह समूह से जुड़ें और किस तरह लाभ उठाएं?
जैसे मैंने आर्थिक स्थिति को मेरी दीदियों को मैं ये कहना चाहती हूँ हम्म, कि कभी संघर्ष से मत डरो। अच्छा, जितना संघर्ष करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि गांव स्तर पे ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ने में पीछे खींचने वाले बहुत मिलते हैं। बिल्कुल, सही कहा इसलिए मैं दीदियों को कहना चाहती हूँ कि हमेशा आत्मनिर्भर बनो। अपनी अंतरात्मा को कहो कि मैं आगे बढ़ूंगी और अच्छे से जो कार्य में मेरी रुचि है उसको मैं करूंगी। अगर मैं गतिविधि करना चाहती हूँ तो गतिविधि करूंगी। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो अच्छी पढ़ाई करूंगी और नौकरी करूंगी। और अगर मैं कम पढ़ी लिखी हूँ तो मैं जो भी मेरी रुचि अनुसार प्रशिक्षण देने का कार्य अगर करती हूँ तो वो करूंगी और मेरे परिवार को सशक्त बनाऊंगी। करूंगी। मैम, आपसे बात कर रहे थे आजीविका गतिविधि के बारे में, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आजीविका गतिविधि की यदि बात की जाए तो जो ये स्वयं सहायता समूह है, जब ये 10 रुपये या 20 रुपये स्वयं की बचत करती हैं तो इनकी एक ओनरशिप, इनका एक स्वामित्व आता है कि हमने अपनी बचत शुरू की है, इसमें अच्छा। ये हमारा पैसा है, अच्छा, ये हमारा समूह है और हम इसमें बचत कर रहे हैं, ये हमारा हक है। यहाँ हम सम्मान से पैसा ले सकते हैं। बिल्कुल। किसी और के आगे हाथ बढ़ाने में जो एक शर्मिंदगी या झिझक होती है वो यहाँ नहीं होता। हाँ। तो शुरुआत होती है इनकी बचत से। 3 माह के यदि वित्तीय अनुशासन का ये पालन करती हैं, सामाजिक अनुशासन, बैठक, बचत, जो मैंने आपको 5 नियम बताए, उन 5 सूत्रों का पालन करते हुए 3 माह उपरांत आजीविका मिशन की ओर से इन्हें रिवॉल्विंग फंड, चक्रीय कोष की राशि दी जाती है जो कि 15 से 20 हज़ार होती है। अच्छा। यहाँ से दौर शुरू होता है इनके आजीविका गतिविधियों के संचालन का। संचालन। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्योंकि हमारा जो समाज है एक पुरुष प्रधान समाज है जी। और आप बेहतर जानती हैं कि ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ आई होंगी इस समूह को या इस दल को आगे बढ़ने के लिए या इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए, हम आपके मुँह से सुनना चाहेंगे। शुरुआती तौर पर चुनौतियाँ थीं, निसंदेह चुनौतियाँ थीं और एक बड़ी चुनौती थी अच्छा, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है, ये हम सभी जानते हैं जी। और उस समाज में एक ग्रामीण महिला का अपने घर की चारदीवारी या आंगन से बाहर आना, बाहर आती लोगों से मिलना, बातचीत करना, पुरुष समाज में पुरुषों के बीच उठना बैठना, प्रशिक्षण में जाना, न सिर्फ गांव से बाहर विकासखंड से बाहर जिले से बाहर भोपाल, दिल्ली और प्रदेश के बाहर भी। तो ये एक लंबा रास्ता था जो तय किया गया। बिल्कुल। लेकिन ये तय भी उन्हीं के साथ हुआ जिन्होंने पहले विरोध की बिगुल बजाई थी। बिल्कुल। वो सभी समर्थन में आए जब उनने देखा कि हमारे परिवार की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सशक्तता का पर्याय है स्व सहायता समूह और आजीविका मिशन इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। जब वो दीदी समूह से पैसे लेकर न सिर्फ स्वयं रोजगार कर रही है बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप से सहयोग करती है। कहीं अच्छा। पति को डायरेक्ट ऑटो लेकर दिया है फाइनेंस करा के, तो कहीं उसे किराने की दुकान से या किसी अन्य व्यवसाय से लगाया है। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष अगर महिला भी अर्जित करके जा रही है तो परिवार का ही विकास हो रहा है। तो आर्थिक सशक्तता, आर्थिक मजबूती के साथ इन महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भी मौका मिलने लगा और आज इनके घर के परिवार के जो सदस्य हैं वो भी इनके साथ पुरुष सदस्य भी खड़े मैम, हैं। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि गांव में जो कई महिलाएं हैं जो इस मिशन से अवगत नहीं हैं, जी। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह जागरूक रहें? बहुत संक्षेप में। जी, मध्य प्रदेश की समस्त बहनों से मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गरीब अति गरीब बहनें हैं ये स्व सहायता समूह के इस मौन आंदोलन की सदस्यता लें, समूह से जुड़ें। जिस तरीके से हमारे साथ सुधा दीदी बैठी हैं, ऐसी लाखों लाख बहनें हमारे प्रदेश में हैं जो आजीविका गतिविधि संचालित कर आज लखपति क्लब में सम्मिलित हैं। आप भी इसका हिस्सा बनिए, समूह की इस रथ यात्रा में शामिल हुए और विकास की ओर बढ़ें। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।